Hello students, after completing part 5, here is part 6 of life processes, important questions. In this part, question number 1 is, explain transportation in human beings. यानी यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. एज वी नो, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो बेटा ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल. अब यहाँ वेस्ट मटेरियल क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के. ब्लड कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 प्लाज्मा. प्लाज्मा वाटरी सब्सटेंस है, फ्लूइड सब्सटेंस है ब्लड का, और 90% वाटर है इसमें. अब ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ब्लड के अंदर रहते हुए फूड यानी कि हमारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है, एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो डिज़ोल्व फॉर्म में है, उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है. इट कंटेन्स अबाउट 90% वाटर, जैसे मैंने अभी बताया. इसके अलावा जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वे सारे के सारे प्लाज्मा में ही इमर्स्ड हैं. इमर्स्ड यानी डूबे हुए हैं, इसी के अंदर हैं ब्लड में. तो प्लाज्मा इन सबको अपने अंदर इमर्स करके रखता है. सेकेंडली, रेड ब्लड कैप्सूल्स. अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारी बॉडी का, इसकी वजह से रेड कलर है. हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, ठीक है, जो आयरन से बना है. अब ये क्या करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन. तो कौन सी ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है हमारी बॉडी में? दैट इज़ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. अब ये जो आरबीसीज जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दे आर सर्कुलर इन शेप. न्यूक्लियस नहीं होता. क्यों नहीं होता? बहुत शॉर्ट लाइफ होती है आरबीसी की, नियर अबाउट 4 months. 3 million आरबीसीज ह्यूमन ब्लड में हर दिन डाई यानी कि मरते हैं. लेकिन 4 times, 3 million का 4 times अगर आप कर दो तो इतने बोन मैरो में एवरीडे बनते भी हैं. इसीलिए तो बेटा कि जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं किसी की लाइफ बचाने के लिए, तो हम क्या करते हैं? हम ब्लड देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक दिन में ही रेड ब्लड सेल काउंट जो है वो कवर अप हो जाना है. अब बात आती है वाइट ब्लड सेल्स की. डिजीज़ से लड़ना, इन्फेक्शन से फाइट करती है जब हमारी बॉडी, तो WBCs काम करते हैं. इवन कि ये जर्म्स, बैक्टीरियाज को खा सकते हैं. एंटीबॉडीज़ बनाते हैं हमारी बॉडी में ताकि जो इन्फेक्शन से लड़े. तो वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इर्रेगुलर शेप होती है इनकी. इनको सोल्जर्स कहा जाता है क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं, फाइट करते हैं डिजीज़ से. इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन WBCs जो सेल हैं एज़ कम्पेयर टू RBCs, इनका साइज़ जो है वो छोटा है, एंड दे आर इन स्मॉल नंबर. नो प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, दे हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोगुलेशन? बेटा अगर कट लग जाता है किसी ब्लड वेसल में, चाहे वो आर्टरी है, वेन है, कैपलरी है, वहाँ से ब्लीडिंग होती है. वो ब्लीडिंग नेचुरल वे से जब रुक जाती है तो उसको हम कहते हैं कोगुलेशन. तो इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, एक खून का मोटा सा थप्पा सा बन जाता है जिससे फिर ब्लीडिंग आपकी नेचुरल वे से रुक जाती है. हेंस द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर हम बात करें कि मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, तो दैट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेटा हमारी बॉडी में, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन लिम्फ के बारे में ज़रूर बताया गया है. जो लिम्फ है वो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से, और ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अलग से ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स आर. अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन सबसे पहले हम बता दें क्या क्या हैं. हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपलरीज हैं, ब्लड हैं.
अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बेटा, इसमें सबसे फर्स्ट जो हार्ट वाला पार्ट है, इट एक्ट एज अ पंप टू पुश आउट ब्लड। कहते हैं ना दिल की ना सुनो दिमाग की सुनो, क्यों? क्योंकि दिल का काम क्या करना है? ब्लड को पंप करना, और एडवाइस देना किसका काम है? दिमाग का काम। इसलिए जब आप मन की सुनते हो तो फिर आलसी बन जाते हो। तो हमेशा याद रखो, हार्ट एक्ट एज अ पंप टू पुश आउट ब्लड। पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है भाई, इसने पंपिंग का काम करना है। जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो इसकी सपोर्टिव्स हैं, हेल्प करती हैं ब्लड को कैरी करने में, ठीक है, थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लड वेसल्स। इन सबको हम एक नाम दे देते हैं, ब्लड वेसल्स। अब हार्ट का अगर देखें हम, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, पढ़ा ना 9th क्लास में आपने। और ये कितना इसका साइज है? हमारी फिस्ट यानी बंद मुट्ठी जितना। इट हैज़ 4 चैम्बर्स विच आर डिवाइडेड बाय सेप्टम, ठीक है, एक सेप्टम से डिवाइडेड है ये। अब सेप्टम से डिवाइड होने का फ़ायदा क्या है इनको, कि ये मिक्सिंग नहीं होने देते चैम्बर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। भाई ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? आफ्टर रेस्पिरेशन जो सेल से ब्लड आया है, टिश्यूज से आया है ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज़ नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब भाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी बॉडी से आई हुई है, तो ये किस तरफ आएगी? हमारे हार्ट में। पूरी बॉडी की जितनी भी वेन्स है ना, वो इस इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और हमारे राइट साइड में जो राइट अपर चैम्बर है, जिसको हम एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम, वहाँ पे ये लोअर विना केवा और अपर विना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देती है, ठीक है। कहाँ पे? द राइट एट्रियम में। लोअर विना केवा लोअर बॉडी से लेकर आती है इम्प्योर ब्लड, और अपर विना केवा अपर बॉडी से ले आती है, और कहाँ पोर कर देती है? राइट एट्रियम में, ठीक है ना। अब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है, तो वो रिलैक्स फॉर्म में था, भर गया सारा। जैसे राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया इम्प्योर, तो दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न्स। अब भाई राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, तो वहाँ से इसने पंप होना है लंग्स में, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है, इसने अपनी CO2 लंग्स में देनी है, जो हम रिलीज करते हैं CO2, और लेना क्या है वहाँ से? ऑक्सीजन, ताकि ये जो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए, उसमें ऑक्सीजन आ जाए, प्योर बन जाए। तो कौन ले जाएगा? अब ये सवाल उठता है। तो अब आपके राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड पड़ा है बच्चे, उसको पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी लंग्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसने ऑक्सीजन लेना है प्योर होने के लिए। इसीलिए द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फ्रॉम देयर इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अब ये वापस कौन लाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? ये बड़ा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, तो वो लाती है पल्मोनरी वेन। यहाँ आपने एक चीज़ देखी, वैसे तो आर्टरी प्योर ब्लड ले जाती है और वेन इम्प्योर, लेकिन जब हम पल्मोनरी वर्ड ऐड कर देते हैं ना, तो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है लंग्स में, और पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड लाती है लंग्स से वापस हार्ट में। कौन सी साइड? अब लेफ्ट एट्रियम में, यानी लेफ्ट अपर चैम्बर में लेकर आएगी प्योर ब्लड। जब ये रिलैक्स मोड में होगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, तो इसने कलेक्ट कर लिया सारा ब्लड। अब भाई भर गया है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो नेक्स्ट चैम्बर में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि रिलैक्स फॉर्म में है, उसमें ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना बेटा, तो ये ब्लड पंप करता है हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्लड वेसल में, जिसको हम कहते हैं एओर्टा। और इस एओर्टा के थ्रू ये प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पंप आउट हो जाता है। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि भाई एट्रियम और वेंट्रिकल की वॉल्स को कंपेयर कर लो, तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि वेंट्रिकल्स की थिक मस्कुलर वॉल्स है, क्योंकि जब हमने राइट वेंट्रिकल की बात की थी तो पल्मोनरी आर्टरी ने उसको लेके जाना था लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो भाई इसने पंप करना है एओर्टा में, तो इनकी जो वॉल्स होंगी वो थिकर होंगी एज़ कम्पेयर टू एट्रियम, ठीक है। इन्होंने पंप आउट करना है,
इन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ना है। वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। अब बेटा इन चैम्बर्स के बीच में वॉल्स लगे होते हैं, ट्राई कस्पिड बाई कस्पिड वॉल्स, ठीक है। इनका क्या रोल है, ये इस बात की गारंटी देते हैं हम लोगों को कि जो ब्लड भाई एक बार आ गया ना एक चैम्बर से दूसरे में, तो उसने फ्लो बैक नहीं होना, पीछे नहीं जाना। अब सेकेंडली हम बात करेंगे हार्ट के बाद इसकी जो हेल्पिंग लाइंस हैं ब्लड वेसल्स उनकी, ठीक है। आर्टरीज को काम दे दिया भाई हमने कि तुम लेकर जाओ ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचाओ वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए भाई, जो कि आपका हीमोग्लोबिन कैरी करेगा, प्योर ब्लड है वो, उस ऑक्सीजन चाहिए सेल्स में टिश्यूज़ में फॉर बर्निंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, इसलिए आर्टरीज को काम दे दिया कि लेके जाओ। अब उधर जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है टिश्यूज़ में सेल्स में, तो वो काम दे दिया वेन्स को कि भाई कलेक्ट करो अब ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 है, और इसको प्योर करने के लिए वापस लेके जाओ हार्ट पे, ठीक है। तो भाई एक साइकिल में 2 बार ऐसे ब्लड आ रहा है जा रहा है, एक बार प्योर आ रहा है फिर इम्प्योर जा रहा है, फिर वो वहाँ से हार्ट से लंग्स में प्योर होकर वापस हार्ट में आ रहा है, फिर हार्ट उसको ब्लड को पंप कर रहा है। तो ट्वाइस 2 बार ये जाता है एक ही साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक सर्कुलेशन तो प्योर ब्लड की होगी ना, और एक सर्कुलेशन इम्प्योर ब्लड की होगी। पहले तो वो हार्ट में जाएगा और फिर लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वापस हार्ट में आएगा। देन कैपिलरीज। अब कैपिलरीज छोटी छोटी वेसल्स हैं बेटा जो ब्लड लेकर आती हैं इंडिविजुअल सेल से, ठीक है, जहाँ पे आर्टरीज नहीं पहुँच पाती है। आर्टरीज की ब्रांचेज होती हैं, दे हैव वॉल्स विच हैव 1 सेल थिक। अब उनकी थिकनेस की बात करें कैपिलरीज की तो 1 सेल थिक है ये सिर्फ, ठीक है। जहाँ आर्टरीज नहीं पहुँच पाती वहाँ उसकी ब्रांचेस पहुँच जाती हैं, और दीज ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज आर नोन एज कैपिलरीज। नाउ ब्लड की अगर हम बात करें तो जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारे हैं ब्लड में। RBCs ऑक्सीजन कैरी करते हैं, WBC डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और जो प्लाज्मा है दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, क्या है भाई। अब लिम्फेटिक सिस्टम हमारी टाइनी ट्यूब्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, और ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं लिम्फ लिक्विड को, जो कहाँ से कहाँ बनता है लिम्फ लिक्विड, जो हमारी कैपिलरीज से निकलता है टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के रूप में फैलता है। वहाँ पे ये क्या करता है बेटा, वहाँ वेस्ट जितना भी है उसको अपने अंदर ले लेता है, बिकॉज इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो वेस्ट को, डेड सेल्स को ख़त्म करते हैं। लिम्फ जो है इसके लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, दे आर लिम्फ कैपिलरीज जिनमें जो लिम्फ कैरी होता है, लिम्फ वेसल्स, अगेन ये कैपिलरीज वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं लिम्फ को। देन लिम्फ नोड्स जहाँ पे लिम्फोसाइट्स हैं, आपके ग्लैंड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स, एंड लिम्फोसाइट्स बेटा WBC का सेम फंक्शन है और लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं। एंड 4 इज जो कैरी करते हैं ये सारी कैपिलरीज वेसल्स, लिम्फ नोड्स, दैट इज लिम्फ, अ कलरलेस सब्सटेंस, येलोइश कलर सब्सटेंस, लाइट येलोइश कलर, दैट इज नोन एज लिम्फ। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। आपकी सिलेबस में इतना ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, तो इतना सा काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिम्फ। लिम्फ क्या है बेटा, ये ब्लड को छोड़कर अगर किसी कोई दूसरा मीडियम है सर्कुलेशन का हमारी बॉडी में, तो दैट इज़ लिम्फ, ठीक है। लाइट जैसे मैंने बताया लाइट येलो कलर का है ये, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड भी होता है इसमें, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हमारे सिंपल ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो ये लिम्फ एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इट कंटेन्स जर्म्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि सेल्स में जर्म्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं डेड सेल्स के, तो ये लिम्फ के अंडर आ जाता है। इट फ्लोज इन ओनली 1 डायरेक्शन, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन टिश्यूज़ में होती है, सेल्स में होती है, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, इसलिए इसका जो फ्लो है वो टिश्यूज़ से हार्ट, यानी कि ओनली इन 1 डायरेक्शन,
जहाँ बनता है ये बॉडी टिश्यूज़ में, और वहाँ से ये कहाँ आता है, हार्ट में। अब कैसे आता है देखिए बेटा, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप के WBCs होते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं हम जिसको, वो जैसे मैंने बताया इन्फेक्शन और डिजीज से फाइट करते हैं, जस्ट लाइक WBC की तरह। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जर्म्स, डेड सेल्स को ईट अप भी कर लेते हैं, ठीक है। अब जो क्लीन लिम्फ है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स में से क्लीन लिम्फ ट्रांसपोर्ट होगा, और ये हमारा लार्ज वेन्स में जाकर जो क्लीन लिम्फ है वहाँ मर्ज हो जाएगा। अब कौन सी जगह पे, जस्ट बीनीथ द कॉलर बोन, ठीक है। और ऐसी वेन्स को हम बोलते हैं सबक्लेवियन वेन्स, जहाँ ये लिम्फ वेसल्स जो हैं अपना लिम्फ जो है वेन्स को दे देती हैं। दीज वेन्स कैरी दिस लिम्फ टू द हार्ट, ओके। तो अब आप मुझे गैस करके बताओ कि कौन सी साइड पे जाएगा। येस, यू आर राइट, राइट साइड जाएगा हार्ट की, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फ वही फंक्शन है इनका, न्यूट्रिटिव प्रोसेस, यानी फैट, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इनको भी कैरी करते हैं, ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो WBC का काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर द सोल्जर्स अगेन। और थर्ड पॉइंट, हमारे जो सेल्स में फ्रैगमेंट्स, डेड सेल्स पड़े हैं, उनको रिमूव करता है लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट। ये दिस इज़ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट। अब फटाफट से मेरे साथ समझिए, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का है, जो अपर वीने केवा से आ रहा है, अपर बॉडी से, और लोअर वीने केवा यानी लोअर बॉडी से आ रहा है। ये दो वीने केवा जो हैं ये ब्लड लाकर, इम्प्योर ब्लड लाकर राइट एट्रियम में डाल रही हैं। राइट एट्रियम जब फिल हो जाता है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, वॉल्स ओपन हो जाते हैं और राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से इसको देखो, एरो देखो, ये पल्मनरी आर्टरीज लंग्स में लेकर जा रही हैं इसको प्योर करने के लिए। दोनों लंग्स में जा रहा है ये इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब देखो लंग्स में जब डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन CO2 की, प्योर ऑक्सीजन आ गया ब्लड के अंदर, तो वहाँ से ये पल्मनरी वेन्स देखिए अब लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट एट्रियम में, जहाँ पे येलोइश कलर से कलर किया हुआ है हार्ट में, पल्मनरी वेन्स जो हैं प्योर ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में डाल रही हैं। लेफ़्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, और यहाँ देखिए लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये लार्जेस्ट वेसल, ब्लड वेसल हमारी बॉडी एओर्टा, इसके थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन हुई ना, क्योंकि एक बार हार्ट में जाने के बाद फिर वहाँ से लंग्स में, फिर लंग्स से वापस हार्ट में, फिर हार्ट से फिर से बॉडी में। दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन, यानी वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 बार ब्लड एंटर करता है हार्ट में। दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर वर्टिब्रेट्स। हमारी तरह दूसरे वर्टिब्रेट्स भी हैं जो एनिमल्स। द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, क्या है भाई, जो फोर्स लगाता है ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। What is this? The force that blood exerts against the wall of vessels, चाहे वो आर्टरी है, वेन है, कैपलरी है, ठीक है, उसके ऊपर। वैसे मेनली हम आर्टरी कंसिडर करते हैं, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी में भाई जाना है, वहाँ से पंप होकर आ रहा है हार्ट में, तो फुल प्रेशर के साथ आ रहा है, इसलिए आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, फोर्स ज़्यादा लगाता है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे। दिस इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, हम घरों में भी रखते हैं उसे, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, दैट इज़ स्फिग्मोमैनोमीटर, ओके। और नॉर्मल अगर हम बात करें सिस्टोलिक प्रेशर की, तो 120 mm, ठीक है, ऑफ Hg, मर्करी, लिक्विड मर्करी। दिस इज़ नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, 80 mm ऑफ Hg। अब आप कहोगे मैम ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो हाइपरटेंशन के पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है बेटा जब आर्टरीज हमारी जो हैं वो वेंट्रिकुलर जो आर्टरीज हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब रिलैक्स हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक हमारा 80 mm ऑफ Hg नॉर्मल,
and systolic is 120 mm of Hg. ठीक है, यही रेंज देखते हैं ना हम बीपी में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन क्या है भाई? बीपी, हाई बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपरटेंशन. ठीक है, टेंशन के कारण होता है. इट इज़ कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स. भाई टेंशन के कारण होता है? नहीं, साइंटिफिक रीज़न देखते हैं इसका क्या है कि जब हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि तो क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ब्लड का. ठीक है, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है. तो इंक्रीज रेजिस्टेंट टू ब्लड फ्लो विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस. जब प्रेशर ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं आर्टरीज, तो आप मुझे बताओ कि ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर, उसको रेजिस्टेंस देंगी ना, रोकेंगी. ठीक है, तो क्या होगा, होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा बीपी होता है और ज़्यादा ही कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स हो जाए तो ब्लड फ्लो रुक जाता है और अटैक के सिस्टम बन जाते हैं. होता है ना, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक्स होते हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर. तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इंक्रीज्ड रेजिस्टेंट जो है वो ब्लड फ्लो को फ्लो नहीं होने देता. इट कैन लेड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी. और आपकी आर्टरी जो है वो रप्चर यानी टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, और जिसके कारण जो आर्टरीज का ब्लड है वो बाहर आ जाएगा. दैट इज़ नोन एज इंटरनल ब्लीडिंग. ओके, तो बहुत खतरनाक है हाइपरटेंशन. रिलैक्स रहा करो. क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. तो ये सारा आप रीड आउट करोगे बड़े ध्यान से. यहाँ पर देखिए, आर्टरीज और वेन्स का मैंने बहुत ही अच्छे तरह से डिफरेंस आपको बता दिया. ठीक है, पहले तो ये बता दिया कि किस तरह का ब्लड कैरी करती हैं, फिर वॉल्स का डिफरेंस बताया आपको, फिर बॉडी लोकेशन बताई है इनकी, देन कलर बताया है. ठीक है, ये तो आप खुद भी देख सकते हो, फील कर सकते हो. अपनी स्किन को ध्यान से देखोगे तो रेड कलर की जो दिखेंगी तुम्हें ब्लड वेसल्स, दे आर आर्टरीज, और जो ब्लू कलर की दिखेंगी दे आर वेन्स. फिर द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ये तो पता ही है आपको, आर्टरीज हार्ट टू ऑल पार्ट्स और वेन्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू हार्ट. अब फ्लो प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होता है, मैंने पहले ही डिस्कस करके बताया आपको. और ये भी पता है आपको वेन्स में कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज. ऑक्सीजन लेवल किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है, जिसमें प्योर ब्लड है यानी कि आर्टरीज में. और कम किस में होगा? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, दैट इज़ वेन्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है प्लांट्स में? बेटा देखो, अगर तो प्लांट्स का जो रूट वाला पार्ट है, रूट ऑर्गन्स हैं, ये सॉइल ऑर्गन्स के बिल्कुल कांटेक्ट में है, डिस्टेंस कम है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं ग्रास जैसे, तो वहाँ तो डिफ्यूजन से हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन. लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, क्लोरोफिल ऑर्गन्स का और रूट वाले ऑर्गन्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है प्लांट्स की, तो वहाँ पे जो जाइलम वस्कुलर बंडल है हमारा, वो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है. ठीक है, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो सुक्रोस हो, ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड्स हो, फूड को फ्लोएम करता है. ठीक है, अब आपको अलग से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है जो जाइलम ने करनी है प्लांट्स में, इसको एक्सप्लेन कीजिए. तो पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जाइलम टिश्यू आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें जाइलम टिश्यूज़ में जो जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं ना बेटा, और जाइलम वेसल्स होती हैं, ये दोनों कंटिन्यूस सिस्टम कनाल बनाते हैं एक. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? प्लांट पार्ट्स में पूरे, रूट, लीव्स और स्टेम में. ठीक है, फिर एक तो देखो ऐसे चला गया वाटर. अब इसमें 2 मैकेनिज़म्स हैं जाइलम की हेल्प करने के लिए, एक है रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपीरेशन. रूट प्रेशर कैसे बेटा? रूट्स में जो रूट सेल्स हैं वो कांटेक्ट में है सॉइल के. ठीक है, और वो आयंस ले रहे हैं. जब आयंस एब्जॉर्ब करेंगे रूट सेल्स तो एक डिफरेंस क्रिएट होगा आयंस का, किसके बीच? रूट और सॉइल के बीच. और इस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए जो वाटर है वो सॉइल से मूव करके रूट्स में जाता है. ठीक है, और इसी तरह से जो जाइलम है उसकी वाटर की कंडक्शन प्लांट के अंदर करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ले जाता है फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स. अब दूसरा एक और मैकेनिज्म हेल्प करता है दिन के समय में, जब ट्रांसपीरेशन होती है यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स.
अब होता क्या है, जैसे ट्रांसपिरेशन होती है वाटर लॉस होता है, और ये लॉस जो है वो रिप्लेस करता है जाइलम वेसल वाटर मूव करके, ठीक है, क्योंकि एक सक्शन क्रिएट हो जाता है जो पानी को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और इससे जाइलम सेल्स जो हैं वो जो थोड़ा रूट प्रेशर ने काम किया, थोड़ा ट्रांसपिरेशन पुल ने काम किया, और जाइलम का काम हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रू और फॉल्स है ये आपको एजर्शन और रीज़न वाले में भी आ सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको समझाऊं कि रूट प्रेशर का इफ़ेक्ट जो होता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट, ठीक है, रात के समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि रात के समय ट्रांसपिरेशन का रेट नहीं होता, ठीक है, टेम्परेचर नहीं होता, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन से नहीं होता, तो ट्रांसपिरेशन पुल वाला मैकेनिज्म तो काम करता नहीं। तो कौन सा मैकेनिज्म काम करता है वहाँ पर? रूट प्रेशर वाला। ओके, तो रात के समय ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नेम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, डे टाइम में स्टोमेटाज ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशन होती है, वाटर लॉस होता है जिसके कारण सक्शन क्रिएट होता है, और ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म जो है वो आपका बन जाता है मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब फूड की बात करें तो फूड कहाँ से आया? फोटोसिंथेसिस ने बनाया, उसका प्रोडक्ट है। अब इसने कहाँ बनना है? फूड ने, हमें पता है लीव्स में बनना है, डेजर्ट प्लांट्स में स्टेम में बनना है। जहाँ ये बनता है वहाँ से दूसरे पार्ट्स की तरफ जाता है, और सॉल्युबल प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के जो हैं वो फ्लोएम के थ्रू जब डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? It is the transport of soluble products of photosynthesis from the site of production to different parts of the plants. अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, इनमें फ्लोएम जो है सुक्रोज तो करता है, साथ में अमीनो एसिड्स, अदर सब्सटेंसेस सबको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन कहाँ टेक प्लेस होती है? फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। ये फ्लोएम के सेल्स हैं, आपने 9th में पढ़ा है। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती हैं। ट्रांसलोकेशन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि उनको डिलीवर करना है ये फूड फ्लोएम को। अगर रूट्स में डिलीवर कर दिया तो गाजर, मूली, शलगम जो भी खाते हो वो फूड है, ठीक है। लीव्स में डिलीवर कर दिया तो पालक, मेथी, धनिया जो भी खाते हो, पुदीना, वो फूड है। अगर इसने स्टेम में कर दिया तो शुगर केन खाते हो आप, तो इसने क्या करना है? फूड को डिलीवर करना है डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे वो स्टोर होगा। तो सुक्रोज जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट कह लो जिसको, वो जब फ्लोएम में ट्रांसफ़र होता है तो क्या यूज़ करता है? वो एटीपी एनर्जी यूज़ करता है ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है। तो जैसे फ्लावरिंग होती है बर्ड्स की, फूलों ने खिलना है, तो जहाँ जहाँ डिमांड होती है एनर्जी की, फ्लोएम उस डायरेक्शन में चल पड़ता है फूड को लेके, एनर्जी को लेके। ओके।